नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए, सार्थक अवसर प्रदान करने के लिए व सशक्त बनाने में अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज हमेशा से ही अग्रणी रहा है। इसी के तहत आर्यभट्ट कॉलेज व उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिसंबर 2024 को रोजगार मेले का आयोजन आर्यभट्ट कॉलेज के परिसर में किया जाएगा। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए, सार्थक अवसर प्रदान करने के लिए व सशक्त बनाने में अजमेर के महाराणा नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज हमेशा से ही अग्रणी रहा है। युवाओं को रोजगार दिलवाने व सशक्त बनाने की इसी क्रम में राजस्थान सरकार के सहयोग से अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा स्थित आर्यभट्ट कॉलेज में एक भव्य रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आर्यभट्ट कॉलेज व उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिसंबर 2024 को रोजगार मेले का आर्यभट्ट कॉलेज के परिसर में आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद इरफान खान ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में 15 से अधिक नामी कंपनियां हिस्सा ले रही है, जो विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती करेगी। ये मेला 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा धारकों, स्नातक, स्नातकोत्तर उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। डॉक्टर इरफान खान ने बताया कि मेले का उद्देश्य युवाओं को उनके कौशल और योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, IT, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में भर्तियां करेगी। डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट ऑफिसर मधुसूदन जोशी ने सभी योग्य उम्मीदवारों से अपील की कि वे अपने बायोडाटा और जरूरी दस्तावेजों के साथ मेले में भाग लें। रोजगार मेला कल 10 बजे से 2 बजे तक आर्यभट्ट कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन स्थानीय युवाओं को उनके करियर को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर और उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में कल 10 दिसंबर 2024 को आर्यभट्ट कॉलेज महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा परिसर में एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 15 से ज्यादा नामी कंपनीज भाग ले रही हैं और ये कंपनीज 12वीं, ITI, डिप्लोमा धारकों, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए वैकेंसीज लेकर आ रही हैं। तो मैं अजमेर के युवाओं से अपील करता हूं कि ये रोजगार मेला, जिसका उद्देश्य अजमेर के और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को उनकी योग्यता और उनके कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान करना है, तो कल सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच आर्यभट्ट कॉलेज महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा कैंपस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस रोजगार। देश भर में अजमेर दरगाह मंदिर दावा मामले को लेकर कर्नाटक तुमकुर सिटी विधानसभा प्रत्याशी निसार अहमद आरिफ का भी बयान आया। कहा, नवाज के दरगाह में मंदिर बताने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता नादान है। देश भर में अजमेर दरगाह मंदिर दावा मामले को लेकर जबरदस्त बहस और सियासत देखी जा रही है। हिंदू मुस्लिम आस्था और संविधान को लेकर नए नए बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब कर्नाटक तुमकुर सिटी विधानसभा प्रत्याशी निसार अहमद आरिफ का भी बयान सामने आया है। APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन के चेयरमैन निसार अहमद ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मंदिर बताने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को नादान बताते हुए कहा कि ख्वाजा साहब एक दरख्त है, इनकी जड़ें विश्व भर में फैली हुई है। ऐसे में अगर कोई इनको हाथ लगाने की बात तो दूर, इन पर निगाहें भी उठाएंगे तो वो गिर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। ख्वाजा साहब की दरगाह को लेकर इनकी तरफ से विवादित आवाज उठाना अब ये दर्शाता है कि देश के विवादित सभी मसले ख्वाजा साहब के कर्म से जल्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अब ख्वाजा साहब की तरफ निगाह डाली है, जो कि समस्त धर्म जाति के लिए एक आस्था का बड़ा केंद्र है। ख्वाजा साहब की दरगाह कौमी एकता की दुनिया में एक बड़ी मिसाल है। भारत सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और विष्णु गुप्ता जैसे नादानों को रोकना चाहिए, वरना इन जैसे नादान लोग ख्वाजा साहब की निगाहों से ही खत्म हो जाएंगे। अजमेर दरगाह एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां राजा, रजवाड़ा, मुगल बादशाह और मराठों ने अपना माथा टेका है और ख्वाजा साहब का आशीर्वाद लिया। निसार अहमद ने आखिर में कहा कि इन नादानों को आग से नहीं खेलना चाहिए, वरना हाथ जल जाता है। मगर अजमेर दरगाह आग नहीं बल्कि एक तूफान है, जिसकी तरफ जाओगे पुर्जे पुर्जे हो जाओगे। उन्होंने देश की जनता से अपील की है, जैसे अजमेर शरीफ आते हैं वैसे ही आस्था से आए और प्यार मोहब्बत से रहें। निसार अहमद और उनके साथियों को दरगाह में जियारत शेख जादा जिशान मोहम्मद चिश्ती ने कराई और दरबार की दस्तारबंदी कर तबरुख भेंट किया। जी देखिए,
अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए इस दर्द से आए हैं कि ख्वाजा पिया के ऊपर ये लोग जो निगाहें उठाए हैं, आवाज उठाई है, कोर्ट पे गए हैं, ये अपने हिसाब से गए हैं। हम तो समझते हैं कि ये नादान है। इन नादानों को ये मालूम नहीं है कि ये सरकार कौन है, जिनका ताल्लुक कहाँ कहाँ से है। ये जो है एक ऐसा दरख्त है हिंदुस्तान के अंदर जिसकी जड़ें सारे आलम में है। अगर ये इसको हाथ लगाने की बात तो दूर, इस पर निगाहें भी उठाएंगे तो दूर दूर तक के लिए ये इनके जो है ये गिर जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे। अब ये हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ताला इस ख्वाजा पिया के सदक़े ये आवाज उठाने के लिए फरमाया है इनके हाथों से कि ये आवाज उठाए तो फिर सारे आलम में ये चीज अभी खत्म होने वाली है। इसलिए कि ये ऐसी जगह पे निगाह डाले, इनको डालना नहीं है, बल्कि हमें तो ये चाहिए कि हम सारे हिंदुस्तान के पूरे जो गंगा जमनी तहजीब है हमारी, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई भाई भाई जैसे यहाँ पे बन के हैं, ये उसकी एक मिसाल है अजमेर शरीफ। जिस मिसाल पर ये जो है अजमेर शरीफ में अभी आज ये आवाज उठा रहे, ये कोर्टों में जा रहे, हम तो ये कहते हैं कि इनको कोर्टों में जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये अपने पैरों पे कुड़ाड़ी मार रहे। मैं मरकजी हुकूमत को ये कहना चाह रहा हूँ, ये तमाम हरबे, ये जितने भी ये साजिशें जो चल रहे हैं, ये साजिशें नाकाम होंगे। ये नाकाम होंगे इसलिए नाकाम होंगे, इनके खिलाफ जो है बहुत सारों ने आवाज उठाई, जो है इनके तरफ निगाहें उठाए, अल्लाह ने उन्हें खत्म कर दिया था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये आवाज मैं अपनी पहुंचाना चाह रहा हूँ कि देखिए हिंदुस्तान में जो दीन इस्लाम जो फैला हजरत ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के जरिए से, और फिर इसी हिंदुस्तान के इस्लाम को अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कहा था कि मुझे हिंद की तरफ से इस्लाम की बो आ रही है, तो वो जो है इन ऐसे सरकारों की जो है बदौलत है। तो अभी हम मरकजी हुकूमत से बस यही चाहते हैं कि तमाम नादानों से, अपने छोड़े हुए नादानों से कह दे और इन्हें जो है खामोश कर दे, वरना ये नादान खत्म हो जाएंगे आपकी आंखों के सामने। और सारे हिंदुस्तान के अंदर ये तमाम चीजें, ये तमाम हरबे जो अभी जो यूपी के अंदर शंबल की मस्जिद के ऊपर, और फिर अरे आपको इतना भी मालूम नहीं है कि एक ऐसी जगह है यहाँ पर तो सारे के सारे निजाम हुकूमत के बाद मराठे, उसके बाद तमाम जितने भी रजवाड़े, तमाम के तमाम यहाँ पर जो है माथा टेकने के लिए आए थे, यहाँ पर निगाह उठाने के लिए नहीं आए थे, यहाँ पर अपनी फरियाद, अपनी झोली भरने के लिए ये लोग आए थे। अभी आप लोग कैसा काम कर रहे हैं? मैं तो आपके माध्यम के जरिए से इन तमाम नादानों को, मैं तो हमारी नजर में तमाम के तमाम नादान है, इसलिए ये नादान, इनको पता नहीं है कि कौन सी आग की तरफ अपने हाथ उठा रहे। ये आग नहीं है, तूफान है, तूफान। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये तूफान है। आग पर हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा, तूफान की तरफ जाओगे पुरजे पुरजे हो जाओगे सारे आलम के अंदर। मैं इतना कहते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ, और फिर जो है सारे हिंदुस्तान के अवाम से मैं ये दरखास्त करता हूँ, हम सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सिख ये तमाम के तमाम जैसे ख्वाजा पिया के दर पे आते हैं वैसे। अजमेर शहर में चोर गिरोह सक्रिय। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के दरगाह रोड पर संस्कृत कॉलेज के सामने स्थित शिव आभूषण भंडार की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों द्वारा करीब 1 लाख तक की चांदी पर हाथ साफ किया गया। अजमेर शहर में चोर गिरोह सक्रिय है। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के दरगाह रोड पर संस्कृत कॉलेज के सामने स्थित शिव आभूषण भंडार की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है,
दुकान मालिक ने बताया कि 7 दिसंबर को कोर्ट में पेशी होने के चलते वह कोर्ट गया हुआ था और पीछे से करीब 11:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति आया और दुकान में घुसा और पत्थर से शोकेस को तोड़कर उसमें स्थित सामान के साथ ही बक्से में रखा चांदी से भरा बैग लेकर भाग गया। दुकान मालिक ने बताया कि 10 से 11 जोड़ी पायल, 10 से 11 जोड़ी चेन, चांदी के सिक्के, चांदी की गाय, आर्टिफिशियल ज्वेलरी समेत करीब 1 लाख रुपए के माल पर चोर ने हाथ साफ किया। दुकान मालिक ने बताया कि दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में अज्ञात बदमाश के हाथ में थैला और जैकेट पहन रखा था। दुकान मालिक ने गंज थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मेरी दुकान ये गंज में है, संस्कृत कॉलेज के सामने। शिव आभूषण भंडार और शिव टूर एंड ट्रेवल्स का काम है मेरा। और मैं परसों 7 तारीख को कोर्ट में मेरी एक पेशी थी, वहाँ गया हुआ था और पीछे से करीबन 11:30 और 12 के बीच में एक अज्ञात आदमी दुकान के अंदर घुसा, जिसके हाथ में थैला था, जैकेट पहने हुए था। वो जो सीसीटीवी कैमरे में कुछ फुटेज दिखाई थी पुलिस वालों ने, सामने जो होटल है सागर इन के उसमें, और वो अंदर घुस के पत्थर से मेरा शोकेस है जो इसको तोड़ के इसमें से सारा सामान ले गया। और नीचे काउंटर में एक बक्सा पड़ा था जिसमें चांदी के काफ़ी आइटम थे, चांदी की पायल वगैरह, सिक्के और चेने, ऐसा आइटम था करीबन 1 किलो के आसपास का। क्या ये दिन दहाड़े दिन को 11:30 बजे और 12 बजे के बीच की बात है। ये थाना भी नजदीक थाना भी नज़दीक है। क्या सामान था? सामान चांदी के आइटम थे, 10-11 जोड़ी तो पाइजेब थी और 10-11 उसमें चेने थी। चांदी की 20 ग्राम के सिक्के थे, 10 ग्राम के सिक्के थे। चांदी की वो 3 गाय थी उसमें डब्बे में। वो डब्बा इधर नीचे काउंटर के नीचे रखा हुआ था, वो डब्बा ले गया। और ये एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी एक डब्बा था, वो ले गया। और बाकी काउंटर के अंदर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी वो सारी ले गया। पत्थर साथ लाया था? हाँ, पत्थर साथ लाया था, वो उधर रखा हुआ है पत्थर। करीबन 1 लाख रुपए करीबन का नुकसान है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के एक्सपोजर विजिट 2024 के तहत आज 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अजमेर जिला परिषद की 50 सदस्यीय दल उदयपुर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समिति का भ्रमण कर वहां के नवाचारों के माध्यम से करवाए गए कार्यों का अवलोकन करने तथा जानकारी प्राप्त कर अजमेर जिले में लागू करने के कार्यों के तहत अजमेर जिला परिषद के 50 सदस्यीय 3 दिवसीय उदयपुर भ्रमण के लिए रवाना हुए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के एक्सपोजर विजिट 2024 के तहत आज 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अजमेर जिला परिषद के 50 सदस्यीय दल उदयपुर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समिति का भ्रमण कर वहां के नवाचारों के माध्यम से करवाए गए कार्यों का अवलोकन करने तथा जानकारी प्राप्त कर अजमेर जिले में लागू करने के कार्यों के तहत अजमेर जिला परिषद के 50 सदस्यीय 3 दिवसीय उदयपुर भ्रमण के लिए रवाना हुए। सीईओ अभिषेक खन्ना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने बताया कि उदयपुर के 3 दिवसीय भ्रमण में अजमेर जिला परिषद के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों द्वारा उदयपुर के नवाचारों व वहां की कार्यशैली को समझकर रूपरेखा तैयार करके लाएंगे व अजमेर में विभिन्न नवाचारों को विस्तृत तौर पर लागू करेंगे। साथ ही बताया कि जिला परिषद द्वारा हर मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें आम जन की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। वहीं साथ ही विभिन्न शिविर लगाए जाते हैं जिनमें आम जन की समस्याओं को सुना जा सके। अजमेर शहर में जितने भी नवाचार हुए हैं वह अजमेर जिला परिषद द्वारा किए गए हैं। जनप्रतिनिधियों को मजबूत करने के लिए हमारे अजमेर जिले के 50 जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि और कुछ कर्मचारी अधिकारी जो नवाचार हेतु अब हमारे उदयपुर जा रहे हैं और वहाँ के किस प्रकार से नवाचार हुए हैं, किस प्रकार से नए जिन जनप्रतिनिधियों द्वारा काम कराए गए हैं, किस प्रकार से विकास के काम हुए हैं, किस प्रकार से आगे अजमेर ज़िले को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हमारे आगे विकास करना है, इसकी सारी तरफ से रिसर्च करके हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि आएंगे, भ्रमण करके आएंगे। इनको 3 दिन के भ्रमण के लिए जिला परिषद द्वारा भेजा गया है और यहाँ से जाकर के वो सारा नवाचार देख करके अजमेर ज़िले में आके नवाचार करके अजमेर ज़िले को आगे बढ़ाने में सभी जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका रहेगी कि अजमेर ज़िले का विकास हो, अजमेर ज़िला आगे बढ़े, उसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। सर, राजस्थान में अजमेर जिला परिषद के भगवान शिव जी का आशीर्वाद है जिला परिषद अजमेर पे और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही आज सारे जनप्रतिनिधि टीम के रूप में अजमेर ज़िले में विकास के और काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। शिविरों का भ्रष्टाचार मुक्त अजमेर जिला परिषद है, शिविरों का आयोजन हो रहा है
जाके मौके पे जाके जन समस्याओं का समाधान हो रहा है, शिविरों के माध्यम से जनता का काम हो रहा है। तो जनता में अपने आप ही एक उत्साह है। अजमेर जिला नहीं पूरे भारत में अगर कोई नवाचार किए गए हैं तो हमारे अजमेर जिला परिषद द्वारा किए गए हैं। जिला परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, पूरे जनप्रतिनिधि अजमेर जिले के मिलकर के अच्छा कार्य कर रहे हैं। उस वजह से आज अजमेर जिला पूरे भारत में चर्चा के विषय में बना हुआ है। जन सुनवाई भी हो रही है सर प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई होती है। आम जनता की समस्या मौके पे समाधान जिला परिषद के काम होते हैं, जिला परिषद के माध्यम से करते हैं। जो अन्य अधिकारियों के काम होते हैं वो अन्य अधिकारियों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान करने का हमारे जिला प्रमुख जी सुशील कुमार पलाड़ा और हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठ करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास। अजमेर के ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुर सेवा घर, सिंधी समाज महासमिति और साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में अप्रवासी भारतीय सुरेश रामदानी एवं अजमेर वासी रामचंद गुलाबानी, महेश तेजवानी व अन्य भामाशाहों के सहयोग से श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह आयोजित किया गया। अजमेर के ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुर सेवा घर, सिंधी समाज महासमिति और साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी एवं अजमेर वासी रामचंद गुलाबानी, महेश तेजवानी व अन्य भामाशाहों के सहयोग से श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह 8 दिसंबर 2024 को साईं बाबा मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें 10 युवक युवतियां विवाह सूत्र में बंधे। करीब 1.5 घंटे की पूजा के तहत साधु संतों द्वारा शुद्ध मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न करवाया गया। साथ ही बारात मार्ग में क्षेत्रीय समाज बंधुओं द्वारा स्वागत किया गया। बताया कि कन्यादान कार्यक्रम की तैयारियां करीब 3 महीने से की जा रही थी। वहीं बताया कि 3 आवासों में 400 मेहमान ठहरे और देश भर के 10 युवक युवतियां विवाह सूत्र में बंधे। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण वॉकी टॉकी द्वारा नियंत्रित किया गया। 10 वीडियोग्राफर व फोटोग्राफर ने हर पल को कैद किया। ड्रोन कैमरे से पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी गई। पार्किंग व सुरक्षा को सुव्यवस्थित रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्थाएं की गई। स्पेशल भोजन की व्यवस्थाओं के साथ ही 38 संस्थानों के 200 से अधिक पदाधिकारी व अजमेर के 35 पंचायतें, सामाजिक संस्थाओं एवं पदाधिकारी व सदस्य एकजुट होकर कन्यादान समारोह में विभिन्न समितियों के माध्यम से अपनी सेवाएं दी। समाज ने जो श्री झूलेलाल कन्यादान समारोह का एक प्लान किया, उसमें आज 10 जोड़ों का सफल आयोजन हुआ। इन 10 जोड़ों के भाग्य में क्या लिखा था ये किसी को भी नहीं मालूम था। हमने कन्यादान के रूप में समाज में एक छोटी सी अपील की, किसी के पास गए नहीं। समाज ने आगे बढ़कर जिसकी क्षमता 1 रुपये थी उसने 1 रुपया दिया, जिसकी क्षमता 1 लाख रुपये थी उसने 1 लाख रुपये दिया, जिसकी क्षमताएं 10 लाख रुपए की थी उसने 10 लाख रुपए दिए। इस तरीके से उसने खुद ने अपने हिसाब से सारा ये कन्यादान का कार्य किया। ये कन्यादान का जो कार्य है वो कन्याओं का भाग्य है, जो सारा का सारा समाज ने एकजुट होकर ये सारी सामग्री को इकट्ठा किया। योजना 3 महीने से बनी। 3 महीने के अंदर अलग अलग लोगों ने, करीबन 38 संस्थाओं ने इसके अंदर भाग लिया। 38 संस्थाओं के अलग अलग पदाधिकारी इसमें जुड़े। आज 200 यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति, पदाधिकारी हम लोगों के साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और आज श्री ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, जो अमरापुर सेवाघर के नाम से जाना जाता है, वो सिंधी समाज महासमिति, साईं बाबा मंदिर, सिंधी लेडीज़ क्लब है, अन्य कई संस्थाएं मिलकर इस आयोजन को कर रही है। इसमें जो हम लोगों को जो शुरुआत हुई है, सुरेश रामनानी जी जो USA से हैं, उन्होंने हमको सबसे पहले अपना फंड दिया कि कहीं आप इसको शुरुआत करो। फिर रामचंद गुलाबानी जी से बातचीत की, उन्होंने सभी भोजन की व्यवस्था उन्होंने उनकी तरफ से कर दी। महेश तेजवानी जी से निवेदन किया तो महेश तेजवानी जी ने ये सारा परिसर हम लोगों को दिया। यहाँ पर सभी लोग तन मन और धन से यहाँ सारे लोग लगे। और सबसे बड़ी चीज़, कन्यादान के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। आदमी बोलता है सामूहिक विवाह है तो इसमें सिर्फ गरीबों की शादी होगी। हमने इस तरीके का यहाँ पे कोई कैडर नहीं रखा। हमने यहाँ पर चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, सभी लोगों को हम लोग यहाँ पे एंटरटेन किया। और सभी लोगों ने संतों का आशीर्वाद लेने के हिसाब से, आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जो उच्चारण होते हैं, जो उच्चारण प्रॉपर तरीके से हों, उस उच्चारण को ध्यान रखते हुए इसमें यहाँ पर उच्चारण हो रहे हैं। 1.5 घंटे की पूजा है, 1.5 घंटे को यज्ञ के रूप में इसको सब जने कर रहे हैं। सिंधी संस्कृति सभ्यता किसी तरीके से हमारी निकले नहीं। उन बच्चों के अंदर, नवीन बच्चों को जानकारी मिले कि किस तरीके की हमारी सभ्यता थी, किस तरीके का हमारा पहनावा था, किस तरीके से हमारी शादियाँ होती थी। वो सिंध की सारी परंपराएं आज यहाँ पर उत्पादित करने की हमने कोशिश करी। ये पहली बार हुआ है? ये हमने जो संस्था की तरफ से ये किया कार्यक्रम, पहले किया, पहले भी कई कार्यक्रम किए जा चुके थे। बंधु, मैं आपको कह सकता हूँ जिस तरीके से लोगों
के जो व्यूज़ आ रहे हैं उस तरीके व्यूज़ आ रहे हैं कि दुनिया के अंदर इस तरीके के सामूहिक सम्मेलन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। ये पहला इस तरीके का सामूहिक सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। आइए मैं आपको देखो मिलाता हूँ एक्चुअल में रामचंद्र गुलाबानी जी से। देखिए रामचंद्र गुलाबानी जी के पास में हम लोग ने खुद स्वयं का ये कन्यादान से बड़ा कोई काम नहीं होता है, तो दादा ने अपने सहजता से जुड़कर ये हमारे मेन हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम यदि कमर की पीछे की बात करें तो यदि हमारी रीढ़ की हड्डी है तो रामचंद्र गुलाबानी जी, महेश तेजवानी जी, महेश भाई साहब देखिए जो साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी हैं। आपने ही नहीं, आपके परिवार ने नहीं, भाई साहब वहाँ पे जापान में बैठे भाई साहब सुरेश के लाल जी ने भी चिंता करी और ये सारा आयोजन हुआ और यहाँ पर सब। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. And off for visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के धोलाबाटा के ब्लॉक बी में अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अजमेर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में एक दिवसीय मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई। अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के धोलाबाटा के ब्लॉक बी में अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अजमेर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में एक दिवसीय मीटिंग का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने बताया कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जा सके, साथ ही विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई। बताया कि मीटिंग के अंतर्गत ब्लॉक पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और समस्याओं पर विचार दिए गए तथा विचारों पर मंथन किया गया। इस मीटिंग के अंतर्गत तय किया गया कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर 15 दिन में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मीटिंग के कार्यकर्ताओं के साथ ही सभी कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाएगी और किए गए कार्यों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वार्ड तथा वार्ड के अध्यक्षों के साथ ही बूथ लेवल तक कांग्रेस की पार्टी को मजबूत करने के लिए समझाइशें की जाएगी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ब्लॉक अध्यक्ष चंदन सिंह ने बताया कि पीसीसी द्वारा आयोजित मीटिंग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की ईमेल, नाम व जाति समेत संपूर्ण डिटेल भेजी गई और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आज हमने ब्लॉक ब में कार्यकारिणी की एक मीटिंग रखी है, जिसमें संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, इस तरह से हमने 12 एजेंडे लिया। उस 12 एजेंडे के तहत सभी के जो पदाधिकारी है उनके विचार लिए गए। उन विचारों पर हम काम करेंगे, मंथन करेंगे। उसमें यह भी तय किया गया है कि हर 15 दिन के अंदर कार्यकारिणी की बैठक होगी, मंथन होगा। हमने जो काम सोचे हैं वो कितने पूरे हुए, आगे कौन से काम करने, और इसी तरह से हर वार्ड में जाकर वार्ड अध्यक्ष के घर जाएंगे, लोगों के घर जाएंगे और बूथ लेवल तक हम लोगों के घर जाके पूरी कमेटी और कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे। आज ब्लॉक बे की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। उसके अंतर्गत करीब 10-12 एजेंडे रखे गए थे हम लोगों ने। उसके अंदर सबसे पहला एजेंडा था कि पीसीसी द्वारा हमको निर्देश दिए गए थे कि जितनी भी कार्यकारिणी के लोग हैं उनके ईमेल आईडी, नाम, पता, जाति, उम्र और किस बूथ से किस वार्ड से चुनाव में काम करता है वो सारी डिटेल मांगी गई थी। और दूसरा, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए बूथ लेवल तक, इसके बारे में चर्चा की गई।
इसके पश्चात समस्त कार्यकर्ता जो हमारे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है उनके द्वारा हमने पूरे सुझाव लिए गए। सुझाव में जो हम सुझाव आएंगे उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी पूरा काम करेगी और बहन जी के नेतृत्व में, द्रौपदी बहन जी के नेतृत्व में जो हमारी एमएलए प्रत्याशी थी, पूरा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरा एजेंडे पर काम किया जाएगा। एवं हर जो भी ये जो एआईसीसी और पीसीसी द्वारा संविधान सभा की जो मीटिंग रखी गई है उसका आदेश आया है, उसको हम फॉलो करने के लिए समस्त ब्लॉक कार्यकारिणी के लोग बहन जी के नेतृत्व में वार्ड वाइज हम लोग संविधान से जो अन्य पार्टी छेड़छाड़ कर रही है उसके विरोध में हम लोगों को समझाइश करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो कांग्रेस ने संविधान के अनुसार अपनी जो कार्य किया है उसके अनुसार ये अन्य पार्टी करे, इसके लिए अजमेर की दाता नगर विकास समिति दाता नगर में नाजायज रूप से मजार बनाने एवं उर्स के आयोजन से शांति भंग की आशंका को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा है। अजमेर की दाता नगर विकास समिति दाता नगर में नाजायज रूप से मजार बनाने एवं उर्स के आयोजन से शांति भंग की आशंका को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा व एसपी को शिकायत की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि दाता नगर वार्ड नंबर 72 अजमेर में पहाड़ी क्षेत्र गली नंबर 1 में एक मकान में अवैध रूप से मजार बनी हुई है। यहाँ 2 दिवसीय उर्स का आयोजन आगामी 11 व 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से धार्मिक स्थल के निर्माण और धार्मिक गतिविधियों पर रोक है। क्षेत्रवासियों में इसको लेकर आक्रोश है एवं अशांति की आशंका है, जिसको लेकर क्षेत्रवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधीश को ज्ञापन दिया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि जिलाधीश ने आश्वासन देते हुए कहा कि न्यायोचित कार्यवाही की जाएगी। थाना किशनगंज क्षेत्र में जो दातानगर बस्ती है उसमें सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर पहले निवास बनाया गया, उसके बाद उस निवास के अंदर मजार बनाई गई, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया गया और अभी हाल ही में उसमें एक मदरसा टाइप शिक्षा का केंद्र भी उन्होंने चालू किया है। इससे क्षेत्र का शांति भंग होने का डर है और आज समाचार पत्रों में समाचार आया है कि वहाँ बड़ा उर्स धार्मिक कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। इससे क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। तुरंत हमने आज जिलाधीश महोदय से मिलकर एसपी साहब से मिलकर मांग की है कि तुरंत इस धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगाकर उस अवैध मजार को हटाया जाए, अन्यथा जो क्षेत्रवासी है किसी भी सूरत में उस धार्मिक आयोजन वाला नहीं होने देंगे। और 72 में जो मजाक बनी हुई है ये बड़ा उसका मेला मनाया जा रहा है। हमारे हिंदुओं को अंदर में जोश है कि ये नहीं बना जाए, इनका मजाक जो भी है बाहर बना जाए। हमारे जो हिंदू भाइयों के खिलाफ थोड़ी चलेंगे। आज जो ये मजाक बनी है, छोटा झंडा लाते थे, अब बड़ा बड़ा झंडा आलिशान बनाया जा रहा है और दूसरी बात अखबार में भी आया जा रहा है। तो हम यह मांग करते हैं कलेक्टर साहब से कि मजाक जो भी उसका मेला है शांति से अपने बाहर बनाए। हमारे हिंदू धर्म के खून उबस बाबा है, एक तरफ से नाराजगी है कि हमारे यहाँ नहीं चाहते, पूरा हमारे 72 नंबर वार्ड में सारे हिंदू एकता हुए हैं कि हम ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। तो हमारी यही मांग है कि कार्यक्रम ना हो। आपको जो अजमेर के अग्रसेन चौराहा स्थित सूचना केंद्र में 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के उद्घाटन समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट किया गया। अजमेर के अग्रसेन चौराहा स्थित सूचना केंद्र में 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसके अंतर्गत अजमेर जिले के जिलाधीश लोक बंधु, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत समेत पूर्व में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट के एमओयूज में निवेश करने वाले निवेशक, व्यापारी समेत विभिन्न अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। अजमेर जिलाधीश लोक बंधु ने बताया कि जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का 3 दिन तक आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसका हर जिला स्तर पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। जिसके तहत आज अजमेर में राइजिंग राजस्थान के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की लाइव टेलीकास्टिंग के माध्यम से मीटिंग आयोजित की गई। बताया कि पूरे राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के विभिन्न कंपनियों से एमओयूज हुआ है। वहीं अजमेर शहर के निवेशकों द्वारा एमओयूज में जो राशि निवेश की गई है उसका लाभ जिले के लोगों को मिलेगा। साथ ही सभी विभागों के समन्वय के साथ इन्वेस्टर्स के साथ काम किया जाएगा और इसको धरातल पर लागू किया जाएगा। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो इनॉग्रल सेशन था माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एड्रेस किया और हमारे यहाँ के भी सभी व्यापारी जो निवेशक हैं जिन्होंने अजमेर ज़िले में जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उसमें जिन्होंने भी एमओयूज किए उनको भी आज आमंत्रित किया गया था, सभी अधिकारीगण भी। और 3 दिन ये जो समिट चलने वाली है जयपुर, इसी
इसी के तहत जिला स्तर पर भी जो सेशन है और अन्य सेशन से उनका लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा और लगातार जो भी एमओयू जो है उनका फॉलोअप भी किया जाएगा। और जल्दी से जल्दी जो इन्वेस्टमेंट में जिले धरातल पर इसके लिए सभी विभागों से लगातार समन्वय किया जाएगा और इन्वेस्टर्स जो भी जिस विभाग से खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।